आपकी सबसे रीसेंट ट्रेन की जर्नी कौन सी रही थी, ये कमेंट करके बताइए। मेरी तो वंदे भारत एक्सप्रेस थी, मुंबई से लेकर गोवा तक। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज के वीडियो में हम रेल विकास निगम लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। डिटेल में समझेंगे कि इनका बिजनेस कैसा है, इनके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, ताकि आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस की प्रोसेस आसान हो जाए। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हम बहुत से की वैल्यूएबल इनसाइट्स सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। भारत के जो रेलवेज है ना, वो हमारे देश के लंग्स की तरह है। हमारा देश इतना बड़ा और इतना डाइवर्स है कि हर एक कोने को कनेक्टेड रखने की जिम्मेदारी इंडियन रेलवेज की होती है। अब इंडियन रेलवेज की फाइनेंसिंग करती है IRFC, जिस पर हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, लेकिन रुक जाओ, उस वीडियो को इसके बाद देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे RVNL के बारे में। IRFC से आती है फंडिंग, जिससे एग्जीक्यूट होते हैं रेलवे प्रोजेक्ट्स, और इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती है RVNL। इस कंपनी को 2003 में सरकार ने शुरू किया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। इसके कुछ की फंक्शंस होते हैं रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर, जैसे रेलवे की लाइन सेटअप करना, गेज को कन्वर्ट करना, रेलवे लाइंस को डबल करना, रेलवे ट्रैक्स की इलेक्ट्रिफिकेशन करना, रेलवे के जो वर्कशॉप्स होते हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करना। तो ऐसे सारे कामों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है वो प्रोजेक्ट्स असाइन करती है, और जो फ्रेट रेवेन्यू आता है वो इनके साथ शेयर करती है। अगर हम FY23 के डेटा की बात करें तो 83% प्रोजेक्ट्स नॉन मेट्रो नेचर के थे, 9% प्रोजेक्ट्स मेट्रो के और 8% जोनल रेलवे के। इस साल के दौरान कंपनी ने 1343 किलोमीटर की प्रोजेक्ट लेंथ कमीशन की। इसमें से 119 किलोमीटर थी नई रेलवे लाइंस के लिए, 925 किलोमीटर थी एग्जिस्टिंग लाइंस की डबलिंग और 299 किलोमीटर थे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो बेसिकली ये सारे काम RVNL करके देगी। इस साल कंपनी ने 863 किलोमीटर की लेंथ कंप्लीट की मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इन सारे ऑपरेशन से आता है रेवेन्यू। तो चलिए अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड की तरफ देखते हैं, और वीडियो एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पर हम इस कंपनी का एक की इशू भी डिस्कस करेंगे। पिछले 5 सालों में ना कंपनी ने एक काफी हेल्दी 19% रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन किया है। इन 5 सालों में हमने कंपनी के अर्निंग्स को 68% के CAGR से बढ़ते देखा, और इस दौरान 14% ऑर्डर सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस के थे। ये सारी चीजें मेनली इसलिए हुई क्योंकि भारत के जो रेलवे है वो करंटली एक एक्सपेंशन फेज पे है। हर रोज गवर्नमेंट नई नई लाइंस ऐड करती है और नए डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करती है। इसी की वजह से इनकी जो टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी 17% के CAGR से ग्रो हुई। और इसके साथ अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट पर देखते हो तो आपको वहां पर ज्यादा डेट भी नहीं मिलेगा। कंपनी का करंट डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.7x पर है। तो इस पॉइंट तक आपको ये फाइनेंशियल्स देखकर काफी हेल्दी पिक्चर मन में आया होगा, लेकिन यहाँ पर वो की इशू है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है 3276 करोड़ के कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब समझिए, वो सारी लायबिलिटीज जो आगे जाके एग्जिस्ट कर सकती है। मान लीजिए कंपनी का करंटली एक कोर्ट केस चल रहा है और इसकी सेटलमेंट अमाउंट आगे जाके ड्यू हो सकती है। अगर 2 साल बाद कंपनी केस हार जाती है और कंपनी के इंटरनल टीम के एस्टिमेट्स के हिसाब से उन्हें लगता है कि अगर हम ये केस हारते हैं तो हमें शायद 50 करोड़ रुपए देने होंगे, तो इस चीज को एक कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एक कंपनी है जिस पर एक कोर्ट केस चल रहा है 10 करोड़ रुपए का। अब कंपनी के जो इंटरनल लीगल एक्सपर्ट्स है वो इस लायबिलिटी की एक एस्टिमेट निकालेंगे कि अगर 2 साल बाद हमें जाकर ये लायबिलिटी पे करनी पड़ती है तो उसके बेसिस पे इसकी करंट वैल्यू इतनी आती है। इस एस्टिमेटेड वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट का यही मतलब होता है कि ये लायबिलिटी किसी और फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर कंटिंजेंट लायबिलिटीज कोर्ट केसेस हो सकते हैं, डेट को लेके कोई इश्यूज हो सकते हैं, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिसेस भी हो सकते हैं। अब टैक्स की बात हो ही रही है तो ये भी जान लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी से 1442 करोड़ की पेमेंट डिमांड की है। अब कंपनी ने इस पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है और इसकी केस करंटली कोर्ट में चल रही है। पर बोलने का ये मतलब है कि मान लो कल को जाके ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज पेएबल बन जाती है तो कंपनी के कैश फ्लो पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग भी है। RVNL एक गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ पर 72% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है, विच मेक्स इट सॉवरेन बैक्ड। तो जब कोई एंटिटी सॉवरेन बैक्ड होती है ना, वो जो भी लोन्स इशू करती है इसे ऑटोमेटिकली एक बहुत हाई क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, क्योंकि इसे डिफॉल्ट रिस्क फ्री माना जाता है। अगर एक सॉवरेन एंटिटी अपने लोन को वापस नहीं करती तो
उससे गवर्नमेंट का नाम खराब होता है, और ये हमारे देश में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में होता है। तो ये चीज ऑब्वियसली गवर्नमेंट होने नहीं देगी, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता। और इसी गवर्नमेंट बैकिंग की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कल को एक कोर्ट केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक काउंटर पार्टी है, तो उस केस में कंपनी के लिए एक एडवांटेज आ जाता है। शॉर्ट में बोले तो गवर्नमेंट की वजह से इन कंटिंजेंट लायबिलिटीज को मैनेज करना थोड़ा आसान हो सकता है। अब भारत के करंट रेलवे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए इस कंपनी का फ्यूचर क्या कहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अपने व्यूज कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.